हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत यानी राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सभी को पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 से पहले राजस्थान जो था 19 रियासतों में विभक्त था और राजपूत जो राजा थे उनको लगातार सल्तनत काल में सुल्तानों का और फिर मुग़ल काल में लगातार मुग़ल बादशाहों से निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ा। अब अगर हम सीधे प्रभाव की बात करें तो सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उनके साथ बहुत ज़्यादा सीधा संपर्क इनका नहीं रहा और उनके प्रशासन का भी बहुत प्रभाव जो है राजस्थान के राजपूताने के जो शासक थे उन पर दिखाई नहीं देता। लेकिन वहीं अगर मुग़लों की बात करें तो जो मुग़ल प्रशासन था उसका बहुत अधिक प्रभाव राजपूत नरेशों पर पड़ा, क्योंकि बहुत से राजपूत शासक जो थे वो मनसबदार थे और लगभग सभी जो शक्तिशाली और कहेंगे कि विशिष्ट या प्रसिद्ध जितने भी राजघराने थे राजस्थान में, उन सभी के द्वारा मुग़लों का जो है प्रभाव या उनकी अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तो मुग़ल दरबार का नकल करते हुए या उनका अनुसरण करते हुए राजपूत शासक जो थे उन्होंने भी अपने यहाँ ऐसे अधिकारी रखना प्रारंभ कर दिया जो दरबार से संबंधित, उनके निजी जीवन से संबंधित और उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियाँ थी उनसे संबंधित, साथ ही शासन कार्य से संबंधित विभिन्न जो ब्यौरा था वो उसको रिकॉर्ड करके रखने लगे। और इसी तरीके से जो है हमें अब वर्तमान में बहुत सी ऐसी रिकॉर्ड्स प्राप्त होते हैं। राजस्थान में जो विभिन्न अभिलेखागार बनाए हुए हैं, बीकानेर का अभिलेखागार जिनमें प्रमुख है, तो इन अभिलेखागारों में विभिन्न राजघरानों से संबंधित रिकॉर्ड्स आज भी इंटैक्ट प्राप्त होते हैं, जिनसे राजस्थान के इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने या उसको निर्माण करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। अब इन अगर इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, पहला पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। हालांकि जो गोपीनाथ शर्मा हैं इतिहासकार राजस्थान के, उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को 5 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत हो गए, उसके बाद पुरालेखीय स्रोत हो गए, तीसरा ऐतिहासिक साहित्य, चौथा कलात्मक प्रतीक जिनमें स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित साक्ष्य शामिल किए गए, और पांचवा था वर्तमान साहित्य जिनमें शोध पत्र, पत्रिकाएं और रिपोर्ट्स इत्यादि शामिल थे। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम अभिलेखों को ले सकते हैं, सिक्कों को, और जो विभिन्न भग्नावशेष प्राप्त होते हैं यानी विभिन्न स्मारकों के जो खंडर हमें प्राप्त होते हैं उन्हें ले सकते हैं। साथ ही ताम्रपत्र और दानपत्र जो होते थे उनका भी अध्ययन हम पुरातात्विक स्रोतों के तहत ही करते हैं। सबसे पहले अभिलेखों की बात करें, जो राजस्थान में विभिन्न स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेखों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो नोट्स हैं इनके अंदर और भी जो हैं जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसके अंदर हमने शामिल किए हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम इसके अंदर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है घोसुंडी शिलालेख। ये जो है भागवत धर्म से संबंधित है। इसे ये भी पता चलता है कि राजस्थान में 2री सदी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचलन था। ये शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और इसका समय है 2री सदी ईसा पूर्व। इस शिलालेख में राजा का नाम दिया हुआ है सर्वतात, जो गजवंश का शासक था, और इस शासक के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था और साथ ही में विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का उल्लेख हमें इसमें प्राप्त होता है। साथ ही वहाँ पर कुछ मूर्तियों का उल्लेख भी मिलता है जिनमें संकर्षण और वासुदेव की मान्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो 2 चीज़ों का पता चलता है, एक भागवत धर्म के उस समय प्रचलन का, साथ ही कि उस समय भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी इस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है। दूसरा है
बरली शिलालेख ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, अजमेर से प्राप्त हुआ है। साथ ही राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख इसको माना जाता है, अभी तक जो प्राप्त हुए हैं उनके अंदर। इसके बाद में मानमोरी का अभिलेख है, ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें चित्रांगद मौर्य एक शासक का उल्लेख हुआ है, जिससे लगता है कि उत्तर मौर्य जो थे उनका भी राजस्थान से संपर्क था। 4 मौर्य राजाओं का नाम जो है इसमें प्राप्त होता है, महेश्वर, भीम, भोज व मान। इसके अतिरिक्त नानसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा से प्राप्त होता है और बड़वा यूप अभिलेख जो है कोटा से प्राप्त होता है। इनमें क्या होता है, ये यूप स्तंभ लेख क्या होते हैं, जब यज्ञ किया जाता है तो एक स्तंभ के समान जो है उस यज्ञ की वेदी में खड़ा कर दिया जाता है एक पत्थर का टुकड़ा, और उस पत्थर के टुकड़े पर फिर उस यज्ञ के संपादन करने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ या उस यज्ञ के संपादन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जो हैं अंकित की जाती हैं। तो वो जो यूप स्तंभ लेख हैं उनसे भी उस समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख माना जाता है बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख जो है, बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण मिला है। ये संस्कृत भाषा में है और इसमें 13 पद्य हैं। ये लगभग 1170 ईस्वी का माना जाता है और इसके अंदर दिगंबर जैन श्रावक लोलाक थे, जिन्होंने पार्श्वनाथ का मंदिर और कुंड का निर्माण करवाया था। इस शिलालेख से हमें अगर जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उनमें सांभर और जो अजमेर के चौहान शासक थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। इस अभिलेख से विभिन्न जगहों के जो पुराने नाम थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे जालौर के लिए जाबालीपुर का यूज़ किया जाता था और सांभर को शाकंभरी कहा जाता था। वहीं भीनमाल का प्राचीन नाम जो था वो श्रीमाल था। फिर आता है नेमिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति। ये आबू के समीप जो दिलवाड़ा जगह है वहाँ नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो है तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। ये गुजरात से संबंधित थे 2 भाई, तेजपाल और वस्तुपाल, जिनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस प्रशस्ति में जो है आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के क्षेत्रों में शासन करने वाले परमार जो शासक थे उनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण जो लेख है वो है रणकपुर की प्रशस्ति। रणकपुर की प्रशस्ति, इसका समय जो है 1439 ईस्वी माना जाता है और रणकपुर का जो मंदिर है वहाँ ये प्रशस्ति हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि रणकपुर के मंदिर का निर्माण है वो दीपा या दीपाक नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें राव बापा से लेकर के और कुंभा तक के शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रणकपुर की प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की विजय और उनकी जो विभिन्न उपाधियां उन्होंने ग्रहण की थी, जैसे दान गुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य इत्यादि, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में ये बताया गया है कि बापा और काल भोज जो हुए वो दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। कहीं कहीं बापा और काल भोज को एक ही व्यक्ति बताया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं उनमें से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये इसके जो प्रशस्तिकार हैं वो महेश माने जाते हैं और इसका समय जो है वो 1460 माना जाता है। इस प्रशस्ति में भी बापा, हमीर, राणा हमीर और कुंभा, इन सब का विशद रूप से वर्णन किया गया है। कुंभा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, उसे दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु इत्यादि उपाधियों से बुलाया गया है। एक और विशेषता है इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की कि इसमें कुंभा के द्वारा जो साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई थी उनका नाम हमें इसमें प्राप्त होता है। कुंभलगढ़ का शिलालेख, ये शिलालेख 1460 ईस्वी का है। इसमें भी मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी वंशावली हमें प्राप्त होती है। इसमें चित्तौड़ के इतिहास का विशद वर्णन है और महाराणा कुंभा की जो विभिन्न विजयें थी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही
चित्तौड़ दुर्ग में जो निर्माण कार्य हुआ था विभिन्न महाराणाओं के समय में, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। G.H. ओझा जो हैं उन्होंने इसका लेखक भी या इस शिलालेख को लिखने वाला भी महेश को ही, कवि महेश को ही माना है। रायसिंह प्रशस्ति, इसे बीकानेर की प्रशस्ति भी कहते हैं और ये बीकानेर दुर्ग में है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और बीकानेर के जो संस्थापक थे राव बीका, वहाँ से लेकर के पूरा राव रायसिंह, जो रायसिंह थे बीकानेर के राजा रायसिंह, उनके समय तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। आमेर का लेख इसके अंदर जो राजा भारमल थे आमेर के, फिर भगवंत दास और मानसिंह हुए, इन सब के बारे में विवरण हमें प्राप्त होता है। जयपुर की जो या आमेर की विभिन्न राजधानियाँ रही, दौसा से लेकर के जमवा रामगढ़ और फिर उसके बाद में आमेर तक, उन सब के बारे में भी जानकारी हमें इस लेख में उपलब्ध होती है। इसका समय जो है 1612 ईस्वी माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न लेख और शिलालेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण शिलालेख है या प्रशस्ति जिसे कह सकते हैं, राज प्रशस्ति। ये जो है रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में और 1676 ईस्वी जो है इसका समय माना जाता है, लगभग 1675-1676 ईस्वी। और मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, उनके द्वारा राजसमुद्र और बाद में जिसे राजसमंद झील कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया गया था। और महाराणा के आदेश पर ही ये जो प्रशस्ति थी उसकी रचना की गई थी और 25 शिलालेख या पट्ट जो हैं उन पर इसको अंकित किया गया है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के जो राजा थे, प्रारंभिक जो राजा हुए या राणा जिनको कहा जाता था, उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। बाबा रावल से लेकर के राणा जगत सिंह तक की, महाराणा जगत सिंह जो थे द्वितीय, उन तक की वंशावली और उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त किराड़ू का लेख, एकलिंग प्रशस्ति इत्यादि अन्य जो शिलालेख और प्रशस्तियां हैं, उनसे हमें राजस्थान के इतिहास की समृद्ध जानकारी प्राप्त होती है। ये ज़्यादा विश्वसनीय है इसलिए कि इनमें बाद में बहुत काट छाँट नहीं की जा सकी या परिवर्तन नहीं किया जा सका। एक बार जब लिख दिया गया तो आगे इनके अंदर चेंजेस जो हैं समय के साथ वो नहीं किए गए, तो ये ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। शिलालेखों के बाद में ताम्रपत्रों की बात करें, ताम्रपत्र जो हैं 2 कामों के लिए यूज़ किए जा सकते थे। एक, अगर किसी व्यक्ति को दान दिया जा रहा है, कोई भूमि दान दी जा रही है, भूखंड दान दिया जा रहा है, तो उस भूखंड के बारे में जानकारी, दान देने वाले के बारे में जानकारी, दान प्राप्त करने वाले के बारे में जानकारी, ये सभी जानकारियाँ जो हैं उस ताम्रपत्र में अंकित की जाती थी। इससे हमें बहुत सी आर्थिक जो तथ्य थे उनकी जानकारी, जैसे लगान की स्थिति या लगान की दर क्या थी या कौन सी विधियों से लगान वसूल किया जाता था, इन सब के बारे में, और किसानों की स्थिति कैसी थी, भूमि कितनी उपजाऊ हुआ करती थी, इन सब के बारे में जानकारी जो हमें ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ताम्रपत्र जो हैं वो आर्थिक जानकारी देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में मुद्रा शास्त्र, बहुत सी जो सिक्के हैं वो विभिन्न रियासतों में विभिन्न शासकों के द्वारा समय समय पर सोने, चांदी और अन्य धातुओं के सिक्के जो हैं उनका प्रचलन करवाया गया। आहत मुद्रा, सबसे पहले ये अगर भारतीय मुद्राओं के मुद्रा का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करें तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग पाए जाते हैं। ये चांदी के होते थे और इन पर ठप्पा लगा करके कोई आकृति उकेरी जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने 1835 में ये नाम दिया। सबसे पहले सोने के लेख युक्त सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी जो शासक थे उनके द्वारा चलाए गए और शकों के द्वारा चांदी के सिक्कों का प्रचलन भारत में किया गया। राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें हैं उनसे अलग अलग सिक्के जो हैं उनके वहाँ से प्राप्त होते हैं। रेड टोंक में एक जगह है, वहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं जो मौर्यकालीन माने जाते हैं। वहीं आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं।
इसी तरीके से विभिन्न स्थलों से जो है विभिन्न धातुओं की मुद्राएं जो है राजस्थान में प्राप्त हुई हैं। रंग महल हनुमानगढ़ है, वहाँ से 105 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये भी आहत सिक्के हैं और कुषाण कालीन हैं। बैराठ से हमें 84 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28 मुद्राएं हिंद यूनानी शासकों की हैं। हिंद यूनानी शासकों में भी जो मिलिंद, राजा मिलिंद या मिनिंडर हुए, उनकी मुद्राएं भी हमें बैराठ में प्राप्त होती हैं। गुप्तकालीन सिक्के बयाना से प्राप्त हुए हैं, टोंक के आसपास वाले क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा भी जो विभिन्न सिक्के चलाए गए, चौहानों के द्वारा सिक्के चलाए गए। इसके अतिरिक्त जो हैं विभिन्न रियासतें थीं, उनके द्वारा अलग अलग टाइप के, जैसे बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही, प्रतापगढ़ में सालिम शाही, डूंगरपुर में त्रिशूलिया और सलूम्बर में पद्म शाही, मेवाड़ में भी जो है भिलाड़ी, चित्तौड़ी, स्वरूप शाही, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के सिक्के जो हैं पूरे राजस्थान में विभिन्न रियासतों में प्राप्त हुए हैं। अब इनसे जानकारी क्या मिलती है? जिन शासकों के द्वारा इनका प्रचलन करवाया गया, तो इनसे उनकी वंशावली डिसाइड करने में, उनके शासनकाल की तिथियों के बारे में जानकारी, प्लस उनके समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी जानकारी मिलती है कि अगर सिक्का कितना शुद्ध है। अगर शुद्ध धातु का बना है यानी अच्छी आर्थिक स्थिति थी, यदि मिलावट के साथ बना हुआ है तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो इस प्रकार से साथ ही में सिक्कों पर जो कभी कभी देवी देवताओं के किसी मंत्र श्लोक का अंकन या उनके नाम का अंकन या उनकी मूर्ति का अंकन अगर दिखाई देता है, तो इससे उस समय के धार्मिक विश्वास जो थे उनके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये जो नोट्स हैं, इनके अंदर विभिन्न रियासतों के अंदर कौन कौन से सिक्के थे उनकी जानकारी मिलती है। जब आप इनको पढ़ें तो इसके अंदर स्पेशली आप आमेर के सिक्के, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती के क्षेत्र में जो सिक्के प्रचलित थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ लें। अदरवाइज़ और हर जगह के सिक्कों को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। ये एक जयपुर में जो झाड़शाही सिक्के थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, बहुत फेमस हैं और काफ़ी बाद में भी लोगों के द्वारा इनको स्मारक या याद के तौर पर रखा जाता है। ये थे पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत भाषा के ग्रंथों में पृथ्वीराज विजय जो जयानक के द्वारा लिखी गई, हमीर महाकाव्य ये नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त राजवल्लभ, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए जो साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।